देहाती लड़के के 12वें एपिसोड साइको में आपका स्वागत है, जिसे शशांक भारतीय ने लिखा है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, देहरादून से चलकर हरिद्वार, मुरादाबाद, बरेली के रास्ते हावड़ा को जाने वाली गाड़ी संख्या 13010 दून एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 1 घंटे देरी से जाएगी। आपकी असुविधा के लिए हमें खेद है। योर काइंड अटेंशन। घिसिस। दूर चाबी छल्ले की दुकान में टीवी के चलने की आवाज। कोई पहाड़ी गाना बज रहा है। सिर्फ हल्की हल्की आवाज आ रही है। टीवी के दृश्यों से लग रहा है कि किसी की बेटी विदा हो गई और वह उसकी याद में रो रहा है। बेवकूफ, नहीं, मैं गाना देख नहीं रहा। लेटे लेटे खुली हुई आंख वहां तक जा रही है तो दिख रहा है। दिमाग ने मुझसे बिना पूछे गाने का मतलब भी निकाल लिया और निर्णय भी सुना दिया। बेवकूफ। चाय गरम, स्पेशल चाय गरम। रास्ते में क्यों पड़ा हुआ है? बगल में कुत्ता मूत रहा है। तुझे दिख नहीं रहा? ऑफ एक्सप्रेशन। मरना ही है तो पटरी पर जाकर लेटना। चाय वाला घुड़की देकर चला गया। फ्रीडम, कुत्ता मूत रहा है। छींटे मेरे मुंह पर आ रहे हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वी आर सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट बोर्ड है नॉट रिकमेंडेड एनी कैंडिडेट फॉर एयरफोर्स। फिर भी मैं आप लोगों से कहूँगा कि अपना दिल छोटा न करें। अगली बार फिर प्रयास करें। शायद आपकी प्रतिभा आपको कहीं और ले जाना चाहती हो। आप जानते हैं, कई लोग जो एसएसबी में सेलेक्ट नहीं हुए उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत बेहतर किया। अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, ब्ला ब्ला, अच्छी बातें हर बार यही बोलते हैं, बिना किसी मतलब के, सार के, निसार। एसएसबी सिर्फ 5 दिन की होती है। घर वालों को नहीं पता कि बाकी 2 दिन कहाँ रहा लड़का जो वापस जाने के बारे में नहीं सोच रहा। विचार शून्य सा उठा। बगल पड़े धूल से सने अपने बैग की तरफ देखा। इसकी क्या जरूरत, फेंक दो इसे। फिर कुछ सोचकर उठा लिया। मानव मोह। चला आया स्टेशन से बाहर। आउट ऑफ स्टेशन। हर जगह भीड़। अकेले आदमी के लिए जगह नहीं। एक उजाड़ से पार्क में बैठ गया। एक ही बेंच, सामने 3 तरफ कूड़ा पड़ा हुआ। बगल में कोई फूलों वाली झाड़ी है जिसकी छाया में पड़ी इकलौती लोहे की बेंच पर बैठ गया। तर्कों और यादों के वही बेतरतीब से सिलसिले। सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? स्क्रीन इन हुआ। जीडी में सबसे अच्छा बोला। पीएबीटी भी क्वालिफाई किया। बट यू कांट बी एन ऑफिसर रजत। क्यों? क्योंकि तुम गोरे नहीं हो, और तुम लंबे नहीं हो, और तुम्हारे पास बाइक नहीं है। एक बदहवास हंसी। फर्जी जिए जा रहे हो तुम। क्या कर लोगे कुछ बनकर, कुछ पाकर? दुनिया बदल दोगे। निसार। अपने आसपास जो चीजें देख रहे हो न, वो सब खोखली हैं। सब अनायासी जी रहे हैं। सांस चल रही है इसलिए जीना पड़ता है। मर जाओ या वो बुढ़िया देख रहे हो, उचक के फूल तोड़ती हुई बुढ़िया। बेवकूफ बुढ़िया सोचती है कि इस पेड़ से फूल तोड़कर उस पत्थर पर चढ़ा देगी तो अमर हो जाएगी। बेवकूफ क्या कहेगी भगवान के पास जाकर? हाय, आई एम बुढ़िया। बुढ़िया दीक्षित। एक दानवी हंसी, एक अट्टहास। मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा है, मुझे पता ही नहीं था। मर जाऊंगा तो दुनिया से एक टैलेंट चला जाएगा यार। खोखली जिंदगी। राजरजत सिंह चौहान। क्या उद्देश्य है तुम्हारे जीने का? हर जगह से रिजेक्टेड, नॉट रिकमेंडेड। लगातार चौथी एसएसबी में 5वें दिन निकाले गए। कॉन्फ्रेंस आउट। क्या करोगे जीकर, और क्यों कर रहे हो ये दौड़ भाग? तुझे कौन सा बूढ़ी माँ के इलाज और जवान बहन की शादी के लिए पैसे जुटाने हैं? निसार। 2 ही दोस्त बनाए थे जिंदगी में, दोनों तुझे छोड़कर चले गए। शर्म नहीं आती अपने आप पर? प्यार ढूंढने निकला था बेवकूफ। प्यार एक लग्जरी है जिसे तुम जैसा गरीब अफोर्ड नहीं कर सकता। वह सुंदर है। सुंदरता एक पूंजी है। एक पूंजी दूसरी पूंजी के पास ही जाएगी। तेरे पास क्यों आएगी बे? तेरे पास क्या है बे? ग्रेजुएशन की डिग्री है पर नौकरी नहीं। ग्रेजुएशन के कोर्सेस लायक बनाए ही नहीं गए कि उन पर कोई नौकरी दे। लाप्लास थ्योरम से कौन सी असल जिंदगी की प्रॉब्लम सुलझाएगा बे?
तुझे इस जिंदगी से कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुम गोरे नहीं हो और तुम लंबे नहीं हो और तुम्हारे पास बाइक नहीं है। हे, हा हा हा, अट्टहास। पूंजी ही पूंजी को खींचती है, ये बात एडम स्मिथ ने 18वीं शताब्दी में बताई थी। तुझे अभी तक समझ नहीं आई? देहाती, देख, एडम स्मिथ भी ऊपर बैठकर हंस रहा है तेरे पर। बकवास। सिर फट रहा है, शरीर में दर्द है, पर आंखों में नींद नहीं है। मैं मर जाऊं क्या? कोई रोएगा। अगल बगल नजर फिराई, कोई रोने वाला नजर नहीं आया। एक फटेहाल कुत्ता टहलता हुआ गुजरा। तू रोएगा क्या बे? उसने इग्नोर कर दिया। पार्क से भी उठकर निकल आया। बाजार की तरफ भीड़, आम लोग, बुआ और मौसियां अपना निकलता हुआ पेट और छिटकता हुआ अधेड़पन छुपाती हुई मानो अपने बगल वालों से कह देना चाहती हैं कि साथ चल रहे बच्चे उनके नहीं हैं। हमें अब भी आग है। घर से थैला देकर भगाए गए बुढ़े। निसार निसार। एक सफेद तिकोने पत्थर की इयरिंग्स बिक रही हैं। उसके कानों पर बहुत फबेंगी। खरीद लूं। बेकार आइडिया। मॉल में चला आया। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, एक अलग तरह की भीड़, युवा जोड़े, बाटा सिस्टम, पुते हुए चेहरे, रंगे हुए होंठ, थोपी हुई मुस्कान, लेटेस्ट फैशन, धोती के नीचे सब नंगे। सामने से एक युगल बाहों में बाहें डाले फिल्म देखने जा रहा है। कॉरिडोर के दरवाजे के पास मैं पड़ा हुआ हूँ, बेंच पर। बगल में डस्टबिन है। मेरे कपड़े गंदे हैं और मेरा बैग धूल से सना हुआ है। कोई मुझे नहीं देख रहा है। मेरे जैसे लोग धीरे धीरे पारदर्शी होते जा रहे हैं। मैं सबको घूर रहा हूँ। लड़का लड़की के कानों में उधार ली हुई कुछ पंक्तियां मारता है। लड़की मुस्कुरा पड़ती है। तुम बहुत रोमांटिक हो, और चिपक जाती है। लड़का उसकी नंगी कमर में हाथ डाल देता है। ये दोनों कॉर्नर की सीट लेंगे और अंधेरा होने पर यह उसकी टी शर्ट में हाथ डालेगा। सरकार ने इसके उचित प्रबंध किए हैं और बस 30 रुपया एंटरटेनमेंट टैक्स लिया है लड़के से। लड़की लड़के के कानों में कहती है, यू नॉटी। ये दुनिया नॉटी होती जा रही है। सही कहते थे युवान, तुम हमेशा सही थे। तुम्हारा तरीका हमेशा सही था। मेरे जैसे लोग बेवकूफ़ हैं, बेवकूफ़ ही रहेंगे। हम जैसे लोग जो संस्कारों के बोझ से दबे जा रहे हैं, उन्हें ढो रहे हैं। सिगरेट नहीं छूनी है, बियर नहीं छूनी है, कहाँ छूना है, कहाँ नहीं छूना है। मेरे जैसों को देहाती कहा जाता है। उन्हें जिंदगी में कुछ नहीं मिलेगा। नौकरी मिली नौकरी, कुछ भी नहीं उखाड़ पाए इस 21 साल की जिंदगी में। अपना चश्मा उतारा, मुड़कर जेब में रखा और उन दोनों को भिखारी की तरह देखने लगा। लड़के ने जाते जाते मुझसे थोड़ी दूर पर एप्पी फिजर की शीशी फेंकी है। मेरी आंखों ने देख लिया है, शीशी में अभी थोड़ा सा बचा हुआ है। क्या मैं उठाकर पी लूं? मेरे हाथ नहीं गए मगर मेरा मन उठा लाया है और पी रहा है। उसे दूसरों की जूठन पीने की आदत है। नहीं, अभी इतने बुरे दिन नहीं आए। अपना पर्स खोलकर देखता हूँ। अब भी 437 रुपये और एक वैष्णो देवी का चांदी का सिक्का है। घर जाने के लिए पैसे बचे हैं अभी। घर वापस जाऊं क्या? बगल में एक हॉन्टेड हाउस है, वहां दूसरा जोड़ा जा रहा है। 120 रुपया टिकट है। लड़का उन दोनों के 240 रुपये चुकाएगा। यहाँ लोगों के पास खाने के पैसे नहीं हैं, वह डरने के पैसे दे रहा है। अजीब शौक है। उसके बाप ने लोगों से डरा कर लूटे होंगे, इसलिए वो डरने आया है। बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात आगे भी है। अंदर सिर्फ हू हा और चिरचिराती लाइटिंग से बात नहीं बनेगी। अंधेरे में 14-15 साल का लड़का, जो अभी वहां रेलिंग के पास खड़ा बीड़ी पी रहा है, अंदर मुखौटा पहनकर आएगा और हाउ से करेगा। लड़की डरकर लड़के की गोद में कूद जाएगी। लड़के के 240 रुपये तर जाएंगे और सरकार इस पर 14% टैक्स लेगी। गोदी कूदन टैक्स। ये सारा इंतजाम इस गोदी कूदन के लिए ही बना है। बाहर खड़ा बीड़ी पीता हुआ लड़का जानता है, उसका रोज का काम हाउ करना है। रोज यहाँ दर्जनों जोड़े हाउ कराने आते हैं। आज तक कोई भी लड़की उसकी गोद में नहीं कूदी। सब पैसे वालों की गोद में कूदती हैं।
लड़कियां जानती हैं कहाँ कूदना है। हम भूतों का काम सिर्फ हाउ करना है। हम जैसे लोग सिर्फ हाउ करने के लिए ही पैदा हुए हैं। हाउ हाउ टीना निन टिन टिन। माता जी कॉलिंग। फोन उठाते ही पूछेगी सिलेक्शन हुआ? अगर हुआ होता तो मैं खुद फोन न करता, आपके फोन का इंतजार करता। बेवकूफ औरत। प्रसाद माने बैठी होंगी। एक उत्तरी माता का, 2 बरम बाबा का, 3 मिस कॉल आ चुकी हैं। नहीं उठाऊंगा। पुलिस वाले घर आकर पूछेंगे कि आपने उससे आखिरी बार कब बात की थी। तफ्तीश होगी। फिर नाक में रुई भरे मैं आऊंगा। सब रोएंगे। कौन कौन रोएगा? लगभग सभी मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें करेंगे। अच्छा लड़का था रजत, बस गोरा और लंबा नहीं था, बाकी सब ठीक था उसमें। सबसे हंसकर बात करता था और पैर छूता था। पैर छूना मेरे करैक्टर का प्रमाण पत्र माना जाएगा। हमें लगा था कि वह कुछ करेगा जिंदगी में, पर उसके अंदर कोई अफसर जैसी क्वालिटी ही नहीं थी। इसलिए तो निकाल दिया गया। जिसे सेना से ही निकाल दिया जाए वो क्या देश सेवा करेगा बाबा। टीना निन टिन टीना निन टिन। पिताजी कॉलिंग। कई महीनों से बातचीत न होने के बावजूद लगा कि कुछ मतलब की बात करेंगे। फोन उठा, सिर्फ की आवाज आई। कोई बात नहीं हुई। 5-6 सेकंड की चुप्पी के बाद कहा, दून एक्सप्रेस लगी हुई है, चले आओ। फिर 2-3 सेकंड की चुप्पी। आवाज से पता चला कि फोन कट गया है। सिर्फ एक से इन्हें कैसे समझ में आ सकता है कि मैं किस हालात से गुजर रहा हूँ। जैसे कोई तार जुड़ा हो हमारे बीच, कोई बात नहीं, सिर्फ एक आदेश पारित कर दिया, चले आओ। आदेश की नाफरमानी आज तक नहीं हुई। कैसे होगी? उठा, कपड़े झाड़े और अपने धूल से सने बैग की तरफ देखा। ट्रेन, भीड़, शोर, जनरल डिब्बा, एक सीट मिली, खाली। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? हैं, उस भद्र महिला ने अपनी आंखें तरेरते हुए कहा। ऐसे कैसे बैठाएंगे? यहाँ मेरा लड़का बैठा हुआ है। एक माँ का प्यार जगा। बच्चा छोटा था और ऊपर खेल रहा था। मैं उसे गोद में ले लूं। बात सिर्फ मन में आई, पर इस स्वार्थ के क्षण में जो प्रबल मोह को देखकर मन में ही रह गई। अंकल, मैं ऊपर सामान के बगल बैठ सकता हूँ? नहीं नहीं, उसमें टूटने वाला सामान है। पूछने पर सामान हमेशा टूटने वाला ही होता है, चाहे अंदर रुई भरी हो। बाकी लोग दूसरी तरफ देखने लगे, कहीं उनसे एडजस्टमेंट की पेशकश न हो। इनक्रेडिबल इंडिया सारी रात दरवाजे के पास बैठे बैठे बीती। इंजन से आते गरम झोंकों और शोर मचाकर पास होती ट्रेनों ने नींद नहीं आने दी। बातों और यादों के वही बेतरतीब से सिलसिले। अब क्या करूँगा? ऐसा लग रहा है कि अपने सर्टिफिकेट और कागजात लेकर किसी मंडी में आकर खड़ा हूँ। घर जाने का मतलब घर लौट जाना, शायद वापस लखनऊ न जा पाना। ग्रेजुएशन हो ही चुका है, अब जो तैयारी करनी है यहीं से करो। ऐसा एक और आदेश पारित हो गया तो माँ कितना विरोध कर पाएगी। पिताजी का क्या है, एक फरमान सुना दिया। दिल वैसे भी पत्थर का ही है। अपने फैसलों में दोबारा कभी सोचा नहीं, जो कहेंगे करना ही होगा। ऐसी कौन सी संजीवनी बूटी लेकर लौट रहा हूँ जो मेरा स्वागत होगा। अंततः मैं एक हारा हुआ आदमी हूँ। तो अब भूल जाऊं पुराना सब, पाऊं फिर से नौकरी के लिए, अलग से कंपटीशन की तैयारी के लिए, उसे पाने के लिए। प्रशांत भैया के लिए जिन्हें मुझसे उम्मीदें हैं, 4 लोगों को सुनाने के लिए कि हमारा बेटा ये बन गया। वे लोग जो घर सिर्फ पैर छुआ आते हैं या लड्डू खाने आते हैं। मैं जिंदगी में चाहे जितना बड़ा तीर मार लूं, उनकी रिश्तेदारी में ऐसा कोई ना कोई जरूर होगा जिसने वैसा तीर मारा होगा। मैं चाहे गोवर्धन पर्वत उठा लूं, वे बिन मांगी सलाह जरूर दे जाएंगे, और मेहनत करो बेटा। किसके लिए करूं? उन पैर छुओनों और लड्डूखोरों के लिए। सुबह के 4 बजने को थे। ट्रेन का गोंडा स्टॉप नहीं था। घर से सबसे पास फैजाबाद जंक्शन पड़ने वाला था। फैजाबाद ही उतरने का फैसला किया। ट्रेन की भड़-भड़ से आंख खुली। अयोध्या का सरयू पुल पार हो रहा था। दादाजी के मरने पर हम लाश फूंकने यहीं आए थे। कुछ घंटे और मैं घर पहुंच जाऊंगा। पुरानी बातों की याद। 1 साल बाद वापस जा रहा हूँ।
बॉलीवुड के चूतिया निर्देशकों को लगता है कि गांव वाले हर ट्रेन के गुजरने पर सरसों के खेतों से गाते हुए निकलते हैं। ऐसा नहीं है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा परदेसी कितने साल बाद आया है। ऐसी रूमानी कल्पना सिर्फ मुंबई या एसी में बैठी रखैलें कर सकती हैं, दोपहरी में तपने वाले किसान नहीं। स्टेशन से बाहर निकला, किसी टीटी ने टिकट नहीं जांचा, न ट्रेन में न स्टेशन पर। जब तक कोई जांचे न, लगता है बेवकूफ बन गए। एक बूढ़े कुली ने मेरा सामान उठाना चाहा, मैं उसे मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वह गोरा नहीं था और वह लंबा नहीं था और उसके पास बाइक भी नहीं थी। ऐसे लोग विश्वसनीय नहीं होते। ऐसे लोगों को अपना कोई दिल नहीं देता, सामान क्या देगा। सुबह के 4:30 बज रहे थे। सर्द हवाएं चुभ रही थीं। दूर दूर तक कोई रिक्शा, ऑटो रिक्शा नहीं। प्लेटफॉर्म पर 4-6 लोग टहल रहे थे। बाहर निकलने पर हल्की धुंध और अंधेरा पसरा हुआ था। सामने शर्मा होटल का एक बड़ा सा बैनर लगा हुआ था, जिसके अंदर की 3 रॉडों में से केवल 2 रॉडें जल रही थीं और एक रॉड दगा कर गई थी। एक मरियल सा कुत्ता मुझे सूंघ कर गया और दूसरे कुत्तों को जाकर इस नई सूचना के रे में बताया। अलसाई कुत्तों ने पलटकर देखा और लेटे लेटे ही भौंकना शुरू किया। मेरे प्रतिक्रिया न देने पर एक्टिंग करने लगे कि वे मुझ पर नहीं किसी और बात पर भौंक रहे थे। सुबह 7 बजे से पहले कोई सवारी नहीं मिलेगी। अभी यह शहर सो रहा है। दूर दूर तक सुनसान और उजाड़। पार्किंग के बीच लगा इकलौता लैंप पोस्ट रोशनी से चिरचिरा रहा था। खैर, 3-4 घंटे और सही, तब तक चाय पानी की दुकान भी खुल जाएगी। शायद मैं सरयू में नहा भी लूं। अब भी रात है। मैंने बैग को और सख्ती से पकड़ लिया। सिर नीचे किए, कदम घते हुए चल रहा था। मुझे नहीं मालूम मैं किधर जा रहा था। शायद कोई चाय की दुकान। फिलहाल तो दूर दूर तक सन्नाटा और अंधेरा पसरा हुआ था। बैरिकेडिंग पार करके सड़क पर आ गया। दुकानों के शटर बंद थे। हलचल के नाम पर सिर्फ नाली का पानी बह रहा था। एक पुरानी बोलेरो खड़ी थी, जिसके डिब्बे जल रहे थे और जिसका ड्राइवर मोबाइल में कुछ देख रहा था। उसकी तरफ ध्यान दिए बिना मैं बगल से आगे बढ़ा। अब अगवा कहाँ जात हो? चिर परिचित आवाज थी। पलटकर देखा, चिर परिचित गाड़ी। गाड़ी संख्या भी चिर परिचित थी। वापस आया, डिग्गी खोली, बैग रखा, घूमकर आया और आगे की सीट पर बैठ गया। गाड़ी चल पड़ी। कोई बातचीत नहीं, सब समझा हुआ है। दोनों सामने देख रहे हैं। न उन्होंने कुछ कहा न मैंने। सवाल छोटे हो गए हैं। फैजाबाद पार हुआ, अयोध्या पार हुआ। गाड़ी कितनी खंजड़ हो गई है। सर्विसिंग क्यों नहीं करवाते? गाड़ी का सीट कवर बदलवाया है। ये कैसा अजीब सा रंग चुना है? मैं पूछना चाहता था, फिर खुद ही अपने सवालों को मन में ही लगाम दी। यह कोई पूछने का समय है? आंखें नींद आ रही हैं, फिर भी गाड़ी चला रहे हैं। सनक है कि रजत को गाड़ी नहीं छूने देंगे। अकड़ इतनी कि बाहर सड़क पर खड़े थे, अंदर स्टेशन पर नहीं आ सकते थे। और मान लो मैं किसी और रास्ते से निकलता, मान लो मैं फैजाबाद उतरता ही नहीं। शक्ल कैसी हो गई है? ख्याल क्यों नहीं रखते अपना? चेहरे पर झुर्रियां आ रही हैं। शर्ट ढीली होकर लटक रही है। दुबले हो गए हैं। ये वही आदमी है जिसका पूरे घर पर आतंक है। मुझसे ज्यादा डिजिटली एक्टिव रहते हैं। ट्रेन का रनिंग स्टेटस देखने के चक्कर में रात भर जागे होंगे। खुद क्यों आए हैं? गुन्नू को भेज देते। आधे घंटे के सफर के बाद उन्होंने पूछा, सीट मिली थी? हाँ, मिल गई थी। मैंने झूठ बोल दिया। और कोई बात करने लायक थी ही नहीं। दोनों ये बात जानते हैं। एक ही जीन है। गाना वाना है मोबाइल माँ। बजाओ। लीड वापड़ी है नीचे। प्रश्न, आग्रह और आदेश, तीनों का मिक्सचर पिताजी एक साथ देते हैं। किसी भोले आदमी को ये सीखने में समय लगेगा कि उनकी कोई भी बात सिर्फ और सिर्फ आदेश होती है। आग्रह तो कभी नहीं होती। उनकी बात ऐसे होती है जैसे लोडेड बंदूक खोपड़ी के सामने रखेंगे और कहेंगे, तुम्हारे लिए तो जिंदगी के सारे रास्ते खुले हैं। मैंने कभी तुम पर बंदिशें नहीं लगाईं। मैंने लीड को अपने स्मार्टफोन में कनेक्ट किया, म्यूजिक प्लेयर पर गया और आखिरी बजे हुए गाने पर क्लिक कर दिया।
मोबाइल उठाकर एक तरफ रख दिया। खिड़की का शीशा नीचे कर बाहर की तरफ देखने लगा। हेमंत कुमार की कशिश भरी आवाज पूरी गाड़ी में गूंज उठी आई। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। ये का टुनटुना लगाया है, बदलो इसे। अपने आप में भुना भुनाए अब ही से दर्द सुन रहे हैं। मैंने बेमन से अपना मोबाइल उठाया और नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। अगला गाना मुकेश की आवाज में बजा। जो प्यार तूने मुझको दिया था वो प्यार तेरा मैं लौटा रहा हूँ। अब कोई तुझको शिकवा न होगा, तेरी जिंदगी से चला जा रहा हूँ। ये क्या उटपटांग गाने हैं तुम्हारे फोन में? ढंग के गाने नहीं हैं क्या? पुराने पसंद नहीं आपको? मैंने दूसरी तरफ देखते हुए कहा। पुराने में भी अच्छे गाने होते हैं। तुम्हें आजकल के गाने सुनने चाहिए या पुराने? बदलो। पिताजी का स्वर और गाड़ी की गति दोनों तेज हो गई थी। मैंने शफल मोड ऑन कर दिया ताकि गाने पूरी लिस्ट में कहीं से भी बज सकें, और नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जवां है, हंसी है। पिताजी का चेहरा गर्म होता देखकर मैंने गाना फिर बदल दिया। नेक्स्ट। मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, ना समझ लाया गम तो ये गम ही सही। इसके बाद कोई गाना नहीं बजा। पिताजी ने झटके से तार खींचकर अलग किया और मोबाइल पीछे डिग्गी की तरफ फेंक दिया। मेरी पीछे देखने की हिम्मत नहीं हुई। आवाज से लगा कि पीछे के शीशे से टकराकर वहीं बिखर गया है। स्क्रीन चली गई होगी ये तो तय है। इसके बाद घर पहुंचने तक कोई बात नहीं हुई। घर पहुंचते पहुंचते 6 बज गए थे। सूरज की रोशनी साथ लेकर आया था मैं गांव में। इस बीच मन में कई कौतूहल जगे जो मन में ही रह गए। जैसे अपनी डेयरी के सामने से निकलते वक्त की यह बड़ा वाला गेट कब लगा? हम लोगों का जो नया प्लांट लगा है वो इसी में है या गुन्नू वाली जमीन पर? या नुक्कड़ पर यह नई दुकान किसने खोली? प्रशांत भैया की माता जी नहीं रहीं। उनके घर का क्या हाल पहुंच गयू बहिनी? फिफत। ऋतु ने गर्व के साथ बताया। तो अब तू बड़ी होए गयू है यंग लेडी। अब तू कहानी की किताब पढ़ी हो। चलो उतरो ऊपर से, हमका उल्लू न बनाओ। पहले ही बताओ लायो कि नाई लायो, हमसे कहेव रहा कि अब की ले आएबो। ऋतु का स्वर रुआंसा हो गया। जाओ देखो चाय बनी की नाही। ओह के बाद बताइब, कहकर मैंने ऋतु को नीचे उतार दिया। धोखेबाज, धोखेबाज, रजत भैया धोखेबाज का नारा लगाती हुई वह रसोई की तरफ चली गई। मैं उठा और अपने बैग की तरफ गया ताकि कपड़े बदल सकूं। 2 दिन से वही पहने हुए चीकेट हो गए हैं। बैग खोला, वह खाली था। सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में जा चुके थे। बरामदे में आया, चावल बीनती हुई माँ की तरफ देखा। उन्होंने खटिया की तरफ इशारा कर दिया। गुन्नू की लोअर टी शर्ट पहननी थी और जो मैंने पहना है वो भी उतारकर धुलने के लिए देना था। माँ ने इसका भी इशारा किया। गुन्नू का पूरा नाम गणेश है, पर यहाँ गांव में किसी का नाम नहीं होता। या तो पद होता है जैसे दद्दा, ताऊ, चाचा, लंबरदार, या जात होती है जैसे यादव, गुप्ता, मिसिर, या तोड़े मरोड़े उपनाम होते हैं जैसे गुन्नू। गुन्नू चाचा का लड़का है। घर बाहर का सारा काम वही देखता है। पिताजी का सिर्फ नाम है, सारी डेयरी उसी के भरोसे चल रही है। मैंने गुन्नू की लोअर टी शर्ट पहन ली जो मुझे काफी ढीली आई। पता नहीं मैं दुबला हुआ हूँ या वह मोटा, उसे देखने पर ही पता चलेगा। ऋतु ने चाय दी। मैंने चाय की 2-3 चुस्कियां ले ली। तब तक वह वहीं खड़ी इठला रही थी। क्या है? मैंने उसे कोंचते हुए पूछा। वह कुछ नहीं बोली, वहीं इठलाती रही और जोर से खीसे निपोरने लगी, जैसे कुछ बात है और ज्यादा कुरेने पर ही बताएगी। क्या बात है? पराया धन। मैं और गुन्नू उसे पराया धन चिढ़ाते हैं। वह मेरे और गुन्नू के बीच इकलौती बहन है। हमारे चाचा और पिताजी ने फैमिली प्लानिंग शायद वेन डायग्राम बनाकर की थी। बेटे दोनों के एक और बेटी कॉमन में इकलौती है, इसलिए दुलार के साथ उसकी खिंचाई भी सबसे ज्यादा होती है। वो चिल्लाई, अम्मा देखो रजत भैया हमें फिर पराया धन चिढ़ावत हैं। तो तू तो है ही पराया धन। लड़कियां तो पराया धन होती हैं। पराया धन तो तू हऊ। पिताजी तुहे दिल्ली भेजे के बात करत रहे। ऋतु ने हाथ मटकाकर कहा।
का अऊ का हम अपने काने से सुने, चाहे मम्मी से पूछ लो। ऋतु ने अपनी दलील की। तू कोने क्लास मां पहुंच गयू बहिनी। फिफ्थ, ऋतु ने गर्व के साथ बताया। तो अब तू बड़ी होए गयू है यंग लेडी, अब तू कहानी की किताब पढ़ी हो। चलो उतरो ऊपर से, हमका उल्लू न बनाओ, पहले ही बताओ लायो कि नाई लायो, हमसे कहेव रहा कि अब की ले आइबो। ऋतु का स्वर रुआंसा हो गया। जाओ देखो चाय बनी कि नहीं, ओह के बाद बताइब, कहकर मैंने ऋतु को नीचे उतार दिया। धोखेबाज, धोखेबाज, रजत भैया धोखेबाज का नारा लगाती हुई वह रसोई की तरफ चली गई। मैं उठा और अपने बैग की तरफ गया ताकि कपड़े बदल सकूं। 2 दिन से वही पहने हुए चीकेट हो गए हैं। बैग खोला, वह खाली था, सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में जा चुके थे। बरामदे में आया, चावल बीनती हुई माँ की तरफ देखा, उन्होंने खटिया की तरफ इशारा कर दिया। गुन्नू की लोअर टी शर्ट पहननी थी और जो मैंने पहना है वो भी उतारकर धुलने के लिए देना था। माँ ने इसका भी इशारा किया। गुन्नू का पूरा नाम गणेश है, पर यहाँ गांव में किसी का नाम नहीं होता। या तो पद होता है जैसे दद्दा, ताऊ, चाचा, लंबरदार, या जात होती है जैसे यादव, गुप्ता, मिसिर, या तोड़े मरोड़े उपनाम होते हैं जैसे गुन्नू। गुन्नू चाचा का लड़का है, घर बाहर का सारा काम वही देखता है। पिताजी का सिर्फ नाम है, सारी डेयरी उसी के भरोसे चल रही है। मैंने गुन्नू की लोअर टी शर्ट पहन ली जो मुझे काफी ढीली आई। पता नहीं मैं दुबला हुआ हूँ या वह मोटा, उसे देखने पर ही पता चलेगा। ऋतु ने चाय दी, मैंने चाय की 2-3 चुस्कियां ले ली, तब तक वह वहीं खड़ी इठला रही थी। क्या है? मैंने उसे कोंचते हुए पूछा। वो कुछ नहीं बोली, वहीं इठलाती रही और जोर से खीसे निपोरने लगी, जैसे कुछ बात है और ज्यादा कुरेने पर ही बताएगी। क्या बात है? पराया धन। मैं और गुन्नू उसे पराया धन चिढ़ाते हैं। वह मेरे और गुन्नू के बीच इकलौती बहन है। हमारे चाचा और पिताजी ने फैमिली प्लानिंग शायद वेन डायग्राम बनाकर की थी। बेटे दोनों के एक और बेटी कॉमन में इकलौती है, इसलिए दुलार के साथ उसकी खिंचाई भी सबसे ज्यादा होती है। वो चिल्लाई, अम्मा देखो, रजत भैया हमें फिर पराया धन चिढ़ावत हैं। तो तू तो है ही पराया धन। लड़कियां तो पराया धन होती हैं। पराया धन तो तू हऊ, पिताजी तुहे दिल्ली भेजे के बात करत रहे। ऋतु ने हाथ मटकाकर कहा। का अऊ का हम अपने काने से सुने, चाहे मम्मी से पूछ लो। ऋतु ने अपनी दलील की, पुष्टि की। अच्छा अब्बा ही पूछे थे। अरे उनका न बोल करा, उनके निराजल है आज। निराजल काहे? अरे कुछ धोखेबाजेन के लंबी उम्र ताई। मैंने ऋतुपर्णा को एक तरफ झटका और सीधा माताजी की तरफ गया। जिससे आगे जिंदगी में कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही हो, उसकी लंबी उम्र के लिए कोई निर्जला व्रत रख रहा था। माताजी अब भी चावल बीन रही थी। दादी कुर्सी पर बैठे बैठे सुंदरकांड का पाठ कर रही थी। मैं माताजी से मुखातिब हुआ और ऋतु दादी जी की कुर्सी के पीछे खड़ी हो गई। दादी जी ने हिंदू धर्म के कर्मकांडों को अपने हिसाब से अपडेट कर लिया है। चाय पीते पीते जप करती हैं, मंत्रों में मिठास आ जाती है। हमें नहीं जाना है दिल्ली विल्ली, हम लखनऊ में ही रहेंगे, जान लीजिए। हम कह दिए सो कह दिए। मैंने अपनी पूरी ताकत इस संवाद में झोंक दी। तो दिल्ली के जाए का कहत है तो ही? माँ ने उल्टा प्रश्न दागा। दादी जी ने भी अपनी निगाहें किताब में से उठाए और चश्मे से मेरी ओर झांका। एक दोहा मेरे चेहरे पर पड़ गईं। यह ऋतुआ कहत रही कि पिताजी दिल्ली भेजे का कहत है। मैंने ऋतु की तरफ इशारा किया। वह दादी जी के गले में हाथ डाले किताब पढ़ने की एक्टिंग कर रही थी। दादी जी की पक्की अचेली है, खुद को आनंदी बहू समझती है। जब दादी जी चलती हैं, तब वो पीछे पीछे दादी सा का बैकग्राउंड म्यूजिक देती चलती है। टीवी सीरियल देख देख कर दिमाग खराब हो गया है। नहीं ऐसा तो कुछ नया कहिन है। ऋतुआ तुहे उल्लू बनावत होए। मम्मी मेरे उल्लू बनने के ख्याल पर मुस्कुराए। मैंने ऋतु की तरफ देखा, वो वहां से गायब हो चुकी थी। दरवाजे से भागती हुई दिखी, दौड़ाकर पकड़ी गई, बरामदे में पिटी गई,
लात के भूत बात से थोड़ी न मानते हैं। घर से बाहर निकला, धूप खिल आई थी। चाचा जी पाइप लगाए ट्रैक्टर की धुलाई कर रहे थे। मेरे मन में एक कुड़न हुई, आने वाली नस्लें हमसे इस बात से चिढ़ेंगी कि हम साफ पानी से अपनी गाड़ियां धोते थे, जबकि उनके पास पीने को साफ पानी नहीं होगा। मन में बुदबुदाया। दूसरी तरफ चाची जी घास पर अखबार रखे उकड़ू बैठी हुई थीं। बिपाशा की सेहत का राज पढ़ रही थीं। करिए होम डेकोरेट, जानिए वास्तु टिप्स और ऐसी ही तमाम गर्मागर्म मसालेदार खबरें वह जान लेना चाहती थीं। मेरे आने की सूचना घर में सबको थी, बस शेरू को इत्तिला नहीं दी गई थी। वो मुझे देखते ही पूंछ हिलाकर नाचने लगा। उसकी खुशी समा ही नहीं रही थी, मेरे ऊपर ही चढ़ जाना चाहता था। गेट के पास चिरपरिची मोटरसाइकिल राजदूत की आवाज हुई। शेरू भाग के अंदर हो गया। मुझे यकीन हो गया कि गेट पर गुन्नू ही होगा, इसलिए शेरू की यह हालत है। दोनों के बीच 36 का आंकड़ा है। गुन्नू मोटरसाइकिल लाकर वहीं रोकेगा जहां शेरू बैठा होगा और उसकी पूंछ पर चढ़ा देगा। इसलिए शेरू सतर्क रहता है, गुन्नू को दूर से ही देखकर कल्टी हो लेता है और फिर छत पर जाकर मोर्चा संभालता है। डबल साइलेंसर राजदूत अंदर आई। जलती हुई हेडलाइट बता रही थी कि गाड़ी रात में भी चली है। गुन्नू ने उसमें हॉकी स्टिक के लिए भी स्टैंड लगवाया है। मैंने नजरें राजदूत के चारों तरफ घुमाई। क्या ये बाइक है? नहीं, ये बस एक मोटरसाइकिल है। बाइक सुहागन होती है, पीछे थोड़ा सा उठी होती है और उस पर गर्लफ्रेंड बैठती है। यह मोटरसाइकिल विधवा है। मेरे दिमाग में क्या चल रहा था उससे बेखबर, गुन्नू मुझे गले लगाने के लिए लपका। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान खिली हुई थी। अरे दद्दा, सुबह पहुँचे आप? वह चाहते हुए आगे बढ़ा। मैंने ट्रैक्टर की तरफ इशारा किया ताकि वह जान जाए कि चाचा खड़े हैं। उसने तुरंत पोजीशन बदल दी और सादर चरण स्पर्श किए। घर में इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखा जाता है। अगर गुन्नू मुझसे एक भी दिन बड़ा होता न तो मुझे उसके पैर छूने पड़ते। अंदर ही अंदर चाहे कितनी भी गलबहियां दोस्ती हो, बाहर सबके सामने शिष्टाचार करना पड़ता है। ऊपर से आस पड़ोस के लोगों को मुझमें पता नहीं कौन सा आदर्श नजर आता है, जो अपने बच्चों को मेरा उदाहरण देते रहते हैं। अपने अच्छे खासे हैंडसम बेटों को मेरे पैर छूने को कहते हैं। उन्हें क्या पता कि मैं कितना बड़ा लूजर हूँ। रिजर्वेशन था या जनरल में आए। अरे यार, क्या बताएं। हम बात कर ही रहे थे कि पिताजी बगल से गुजरे। हम दोनों सावधान की मुद्रा गए। पिताजी मुझे इग्नोर करके गुन्नू से ही मुखातिब हुए। आज महाजन के लड़के की शादी है, बारात चले जाना, इसको भी लिए जाना। मेरी तरफ इशारा किया। हमारा बता देना कि कई जगह जाना था इसलिए नहीं जा पाए। गुन्नू ने गर्दन हिलाई। जी ताऊ जी। कहाँ जाना है? बारात? किसकी बारात है? मुझे लगा कि मुझे भी जाने को बोला है तो मुझे हक है जानने का। गुन्नू ने मेरा हाथ जोर से दबा दिया, धीरे से कान में कहा, आप हर बार लड़कर ही जाएंगे का यहाँ से? पिताजी मेरी तरफ पलटे, उलाहना भरी नजर से देखा। ताका मार रखा है कार्ड, जाओ पढ़ लो, इतना पढ़े लिखे तो है ये हो। तेजी से बाहर चले गए। व्यंग्य मार गए थे, जता गए थे कि मेरी पढ़ाई पर काफी पैसा बर्बाद कर चुके हैं। मैंने गुन्नू का हाथ झिड़का। मुझे नहीं जाना किसी बारात वरात में। अरे दद्दा, ताऊ जी को छोड़िए, बारात का ऑफर काहे रिजेक्ट कर रहे हैं? अरे कहाँ बारात वरात, आज सुबह ही इतना सफर करके आए हैं। टेंशन न लीजिए, सब व्यवस्था है हमारे पास। गुन्नू ने एक आंख दबाते हुए कहा। यादव की स्कॉर्पियो रोक लिए हैं। बस हम, आप, यादव जिसकी गाड़ी है और वो अपना असिस्टेंट अनवांटेड। 4 लोग बस। अनवांटेड? अरे वही राहुला, लंबी कहानी है, बाद में बताएंगे। और कोई व्यवस्था चाहिए हो तो बताए, वो भी हो जाएगी। गुन्नू ने टोन धीमी करके कहा, जैसे किसी स्पेशल चीज की तरफ इशारा कर रहा हो। अरे नहीं यार गुन्नू, मेरा मूड उतरा हुआ है, मेरा बिल्कुल मन नहीं है जाने का। गुन्नू ने मेरा हाथ पकड़ा और किनारे ले आया। अरे भैया, शादी ब्याह का मौसम है, लगन रस्म का मौसम है, क्या पता कोई कन्या वन्या मिल जाए आपको भी। बारात जहाँ जा रही है वो वैसे भी बहुत जबराट इलाका है। अच्छा,
मैंने बात हंसी में टाल दी। मुझे नहीं पता था कि आज जो होने वाला था वो मेरी जिंदगी की दिशा और दशा दोनों बदल देगा। शाम के 7 बज रहे हैं। यादव स्कॉर्पियो लेकर आ गया है। यही कोई 20-21 साल का लौंडा। गुन्नू आगे की सीट पर बैठा है जो उसकी पारंपरिक सीट है। बगल में एक पन्नी में बारात में चेंज करने के लिए कपड़े रख लिए हैं। बीच की सीट पर ड्राइवर के पीछे मैं बैठा हूँ। राहुल का इंतजार है। गुन्नू ने गाड़ी बारात वाले घर से थोड़ी दूर मुंजे की आड़ में लगवाई है ताकि इक्का दुक्का बाराती छिटक कर हमारी गाड़ी में न बैठ जाएं और हमारी प्राइवेसी में खलल न पड़े। इधर से जो भी गुजर रहा है वो गुन्नू जी को जयराम भैया करके जा रहा है। फिर मुझे देखकर रुकना चाहता है। मेरा हालचाल लेता है। अरे भैया, आप कब आए? रुकी हो कुछ दिन की चले गए हो? मैं मुस्कुराकर जवाब देता हूँ, नहीं अभी रुकूंगा। गुन्नू उन्हें आंखों से ही काट लो का इशारा करता है। वे कट लेते हैं। मैंने ध्यान दिया, गांव वालों को बदलाव पसंद नहीं है। उन्होंने बारात के लिए वही कपड़े पहने हैं जो पिछले साल पहने थे, या शायद बदलाव के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। गुन्नू ने नई शर्ट पेंट सिलवाई है और बदलने के लिए पन्नी में कोट पैंट रखा हुआ है। गुन्नू सबको हाथों से आगे बढ़ने का इशारा कर रहा है, सीधे बारात वाले घर पहुंचो, यहाँ मत रुको। और हमारी गाड़ी में बैठने का तो सोचना भी मत। मैं वहीं जाऊं। मेरी वजह से सब बार बार रुक रहे हैं। मैंने सबसे मिलाने का सुझाव दिया। अरे छोड़ो, अभिन हुआ कोई न होए, अभिन दूल्हा का कुआं पर घुमा रहे हुए हैं। यादव ने कहा, अभी वही चल रहा होगा, आवारे भवानी माता बैठा मोरे अंगना। गुन्नू ने ये लोकगीत गाकर और ताली पीटकर सुनाया। वो और यादव एक साथ हंसने लगे। पलटकर मेरी तरफ देखा और जब जाना कि मुझे मजा नहीं आया तो उसने सफाई दी। अरे बस इस साले अनवांटेड का वेट कर रहे हैं, ये आ जाए बस चल दें। हमको दूल्हे से क्या मतलब? पहले ये बताओ कि राहुला का नाम तुमने अनवांटेड काहे रखा है? पीछे के शीशे में राहुल दूर से आता हुआ दिखा। गुन्नू पीछे मेरी ओर पलटा, वो इसलिए दद्दा क्योंकि इस साले के सारे काम अनवांटेड ही रहते हैं। ये गांव का सबसे गैरजरूरी आदमी है। के बप्पा रोज कहत हैं कि इस सार हमरे जीव का काल पैदा हुई गवा है। टोटल लौंडियाबाजी। एक लड़की नहीं बची होगी गांव की इससे। यही एलबीएस में नाम लिखवा लिया है, कॉलेज नहीं जाता। हर दूसरे दिन 15 रुपए का आइडिया का नेट पैक करा लेगा और सोए उठ के दिन भर का इसका एक सूत्रीय कार्यक्रम रहता है। जय हिंदुत्व, जय राजपुताना, गौ माता, औ फलाना धिमाका। तन पर नहीं है लगता, पान खाएं अलबत्ता वाला हाल है। जब से हमने इसको बताया है कि अनवांटेड बहुत भौकाली नाम है, सलमान खान वाली वांटेड से भी जबरदस्त, तब से साले ने फेसबुक पर अपना नाम ठाकुर राहुल सिंह चौहान अनवांटेड कर लिया है। जबकि सच तो ये है कि अनवांटेड 72 गर्भनिरोधक गोली का प्रचार देख के हमने इसका नाम रखा था। मेरी हंसी छूट गई। जब उसे पता चलेगा बहुत गहरा सदमा पहुंचेगा उसको। अरे छोड़िए न, यहाँ तो हर आदमी फेसबुक पर जाते ही अंग्रेजी भूनने लगता है। अभी देखिए, आते ही आपसे कैसे कड़क होके हाथ मिलाएगा और थोड़ी देर बाद आपकी आईडी लेकर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगा, फिर आपको टैग करके पोस्ट डालेगा, सिर्फ अपना लाइक बढ़ाने के लिए। राहुल बारात के हिसाब से तैयार होकर आया था। वुडलैंड के जूते, डेनिम की जैकेट, क्लीन शेव, चश्मा वश्मा, कान में ईयरफोन भी लगाए हुए था। उसने आगे बढ़कर गुन्नू से हेलो किया। क्या बे, भारतीय संस्कृति के पुजारी लौंडिया वंडिया हैं क्या हम जो हमसे हेलो करोगे? पैर छुओ पैर। शर्मिंदा होकर राहुल को गुन्नू के पैर छूने पड़े। राहुल उम्र में गुन्नू से 1 साल छोटा था और रिश्ते में भी भतीजा लगता था। पीछे बैठो, गुन्नू ने आदेश दिया। राहुल ने दरवाजा खोला और मेरे बगल बैठ गया तो गुन्नू ने आदेश दिया, सबसे पीछे। राहुल ने मेरी तरफ देखा। मैंने उसे आंखों से वहीं बैठे रहने का इशारा किया। राहुल गुन्नू की सीट के पीछे और मेरे बगल बैठा था। उसे गुन्नू की शक्ल नहीं दिख रही थी, मुझे दोनों की शक्ल दिख रही थी। गुन्नू ने मेरी तरफ देखा और राहुल को छकाने पर मुस्कुरा दिया। मैंने अपनी मुस्कुराहट दबा ली
क्योंकि मेरी मुस्कुराहट राहुल को दिख जाती। और मैं वैसे भी बड़ा था, मुझे किसी के पक्ष में नहीं होना था। अब ऐसा है यादव जी, गाड़ी कहीं रुकेगी नहीं, आप जानते हैं। गुन्नू ने यादव को इंस्ट्रक्शन दिया। गाड़ी चलने ही वाली थी कि सामने से चाचा आते हुए दिखाई दिए। उनके साथ साथ 7 साल के गोलू और भोलू भी थे, जिनकी आंखों से एक्स्ट्रा काजल और बारात जाने की लालसा टपक रही थी। गुन्नू ने अपने मुंह पर हाथ रखा और यादव को इशारा किया, यादव गाड़ी पीछे ले। इससे पहले कि यादव गाड़ी पीछे लेता, चाचा गाड़ी रोक चुके थे। गुन्नू की तमाम दलीलों के बावजूद वह गोलू और भोलू को हमारे सुपुर्द करके चले गए। उन दोनों को डिग्गी में सेट किया गया। गाड़ी चली। गांव के बाहर निकलते ही गुन्नू ने गाड़ी रुकवाई और डिग्गी से उतारकर दोनों को एक एक झापड़ रसीद किया। गुन्नू भैया माल काहे लहे हैं? उनकी तुतलाती आवाज में उनके आंसू और काजल मिक्स हो गए थे। मार कहाँ रहे हैं बेटा? ये तो हमारी गाड़ी में चढ़ने का टिकट है और बिना टिकट यात्रा करना कानूनन अपराध है। ये तो हम तुम दोनों का टिकट बना रहे हैं। बारात जाएंगे। मुंह देखे भैया का, हग के सोच लेते हो। बारात जाएंगे। गुन्नू दोनों के कान ऐंठ रहा था और वे दोनों ऐंठे जा रहे थे। राहुल ने गुन्नू को मेरी तरफ इशारा करके कुहनियाया। गुन्नू ने मेरी बुझी हुई आंखों की तरफ देखा और दोनों को वार्निंग देकर छोड़ दिया। आज के दिन तुम दोनों अपनी आंखें और कान बंद रखोगे, समझे? और जो भी देखे वो घर पर किसी को बताए न, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। धमकी उन दोनों के जेहन में अंदर तक बैठ गई थी। वे दोनों पीछे की सीट पर बैठ गए। अपने होठों पर उंगली रख ली। गुन्नू ने उनकी तरफ देखा। हाँ, ऐसे ही रहना चाहिए। गुन्नू को कुछ अटपटा लगा कि मैंने उसे इन दोनों को मारने पर डांटा नहीं। कोई और मौका होता तो उसे डांट पड़ती, पर मेरा मन कहीं और ही खोया खोया था। वितृष्णा भरा हुआ, इन सब से उच्चटा हुआ था। फोन की स्क्रीन फ्लैश हुई। टिप टिप। मैंने मोबाइल उठाकर देखा। युवान का मैसेज था। मोबाइल की स्क्रीन टूटी नहीं थी, बस स्क्रीन गार्ड गया था। मैसेज चेक किया। तुमने शशांक को अनफ्रेंड किया है। ये अच्छा नहीं किया तुमने। मैंने मोबाइल स्विच ऑफ किया, जेब में रख लिया। सहज होने के भाव चेहरे पर लाने की कोशिश करने लगा। गाड़ी ने स्पीड पकड़ी और गुन्नू और अनवांटेड की बातों ने अपने अपने रंग। गांव भर की चकल्लस शुरू हुई। गुन्नू चटखारे लेकर बता रहा था, बात बात में आंख दबा देता था। राहुल उसका साथ ताली मारकर देता था। दोनों में कमला पसंद और पान बहार का लेनदेन भी हुआ। यादव ने सिगरेट जलानी चाही तो गुन्नू ने इशारे से रोक दिया, दद्दा के सामने नहीं। उसने पान बहार से काम चलाया। सिगरेट के धुएं से मुझे व्यक्तिगत नफरत है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता, ये बात गुन्नू जानता है। गुन्नू पीछे मुड़ा और एक नया प्रसंग शुरू किया। भैया, अब की जाने नहीं का हुआ? का भवा हुआ ही? अरे मैकुवा आपन दुकान खोलिस है कंप्यूटर का। सब व्यवस्था राखत है ओमे, गाना और वीडियो भरे वाली। तो बजट गए कहिन महाभारत भर दियो यहमा। बजट पेनड्राइव और सीडी लेहिन है नई नई। हम और अनवांटेड हवे बैठ रहे। बजट हमारे महावीर चाचा का नाम रखा गया है, जो भाजपा के लोकल प्रवक्ता हैं। बहुत धार्मिक आदमी हैं, लेकिन उनसे जब भी कुछ कहो कि चाचा ये काम होना है तो उंगलियां झटकाकर कहेंगे, बजट बनेगा तो काम होगा। हमने कहा, चाचा नल लगवाना है, बजट बनेगा तो काम होगा। एक बार चाची ने कहा कि हमका एक बेटा चाहिए, तब भी कहने लगे, बजट बनेगा तो काम होगा। बस तब से इनका नाम हम लोगों ने बजट रख दिया। बजट बनेगा तो काम होगा। हाँ तो भैया बजट पहुँचे आपन पेन ड्राइव लेके, मैकुवा से कहिन की महाभारत डाल दियो एमा। मैकुवा जान नाई पाइस। ओकरे दुकान पर सब वही डरवावे आवत रहे। कूट भाषा में महाभारत कहत रहे। हम अनवांटेड का इशारा की इनकी बतायो न। मैकुवा डार देहिस। वह का कहत हैं, तू नंगी सेक्सी बीएफ, चच्चू बीएफ। राहुल ने याद दिलाया। हाँ देखे दद्दा, अनवांटेड का ये नाम जरूर याद रहे। गुन्नू ने खिंचाई की। अरे छोड़ो चच्चू, आगे बताओ। राहुल उतावला हुआ जा रहा था।
ये प्रसंग कई बार सुन चुका होगा पर गुन्नू के सुनाने के अंदाज का कायल है। गुन्नू ने आगे कंटिन्यू किया, हाँ तो दद्दा, हम अनवांटेड पीछे पीछे चल दिए। बजट सपरिवार टीवी लगाकर बैठे। अपने साथ एक मित्र को लिवा लाए थे। धार्मिक परिचर्चा साथी हो। हम अनवांटेड खिड़की के पीछे से झांक रहे थे। अब भैया टीवी चालू हुआ। सीन शुरू हुआ। चाची कहिन, लागत है अबसी महाभारत माँ सब विदेशी कलाकार हैं। बजट ठहरे भाजपाए, हांके का शुरू केहिन, क्या, विदेशी तो हमेशा हमारी सभ्यता के कायल रहे हैं। भारत जगत गुरु ऐसे ही थोड़ी न है। अब दद्दा, शुरू हुआ, सुराना शुरू हुआ। अब हमरी अनवांटेड की हंसी रुके न। हम दोनों एक दूसरे के मुंह को दबा रहे थे। बजट को काटो तो खून नहीं। कह रहे हैं, ये कुंती प्रसंग पहले ही दिखा रहे हैं क्या? बहुत डिटेल में दिखा रहे हैं। लपक के टीवी बंद किया। हम और अनवांटेड वहां से हंसते हुए भगे। हे। उस पल को याद करके गुन्नू और राहुल गाड़ी में ही लोटपोट हो रहे थे। उस हंसी के माहौल में यादव भी पूरा डूब गया था। मेरे चेहरे से भी एक मुस्कान फिसल गई थी। पूरी गाड़ी का माहौल झूम गया था। बस पीछे गोलू और भोलू अपने होठों पर उंगली रखे बैठे हुए थे। गुन्नू ने उन्हें हंसकर उंगली नीचे करने का इशारा किया। उन्होंने उंगली नीचे कर ली। गुन्नू ने मेरी तरफ एक कहकहा फेंका। मैंने जवाब नहीं दिया। लेकिन दद्दा, एक बात है, बजट पेनड्राइव वापस नहीं किए। हाँ चच्चू, वापस नहीं किए। रात में मंथन किए होंगे कि ये प्रसंग तो छूट ही गया था। हा, चाची के साथ देखेंगे। राहुल ने भी बात पुरवाई। दोनों ने हंसी की उम्मीद से मुझे देखा, मगर इस बार मेरे चेहरे पर हंसी नहीं आई। मेरी आंखों में वापस जिंदगी की निसारता उतर आई। निसार, गुन्नू ने मेरे चेहरे की ओर देखा और कुछ अन्ना सा हो गया। गाड़ी रोको यादव। गाड़ी रुकी। आगे जाओ अनवांटेड। हम दद्दा के पास बैठेंगे। राहुल ने बात मानी, चुपचाप सीट एक्सचेंज कर ली। गाड़ी चल पड़ी। गुन्नू ने मेरे हाथों को अपने हाथों में लिया। सुबह से हम देख रहे हैं दद्दा, क्या हो गया है आपको? एकदम खोए खोए लग रहे हैं आप। अरे ऐसा कुछ नहीं है गुन्नू, हम ठीक हैं। मैंने उसके हाथ को बगल में रखते हुए कहा। अरे है कैसे नहीं, चुटकुलों पर हंस नहीं रहे हैं, गोलू भोलू को मारने पर हमको डांट नहीं रहे हैं। ई का है, आज आपके नाम पर हमने बछरावा वालों से मैच ले लिया कि हमारा अपना बैट्समैन लौट आया है और आप दोनों मैच में 0 पर आउट हो गए। हमने सिंगल लेकर आपको स्ट्राइक दिया कि अब तो बारिश शुरू और आप ऐसा लग रहा थे जैसे बैट ही नहीं उठ रहा हो। ता हुआ का है, हमको बताएंगे। मैं आंखें बंद की और एक गहरी सांस भरी। गुन्नू के कंधे पर हाथ रखा और सांस छोड़ दी। अपनी उदास आंखें उसकी आंखों में डालता हुआ बोला, यार गुन्नू, खेल के नियम ही नहीं समझ में आ रहे यार। मतलब ये खेल जिसे जिंदगी कहते हैं, मैं हारता जा रहा हूँ यार। जिंदगी 6 की 6 बाउंसा मार रही है। मैं क्या करूँ गुन्नू? यादव ने गाड़ी की स्पीड धीमी कर दी थी। वह भी इस बातचीत को सुन लेना चाहता था, जैसे कोई ज्ञान की बात छुपी हो। इसमें राहुल भी पीछे के शीशे में मुझे ही देख रहा था। 2 पल की खामोशी आ गई गाड़ी में। दद्दा, आप हार इसलिए रहे हैं क्योंकि आप गेंदबाज को बहुत सम्मान दे रहे हैं। आप कब तक झुकेंगे? आप तो हमेशा से आगे बढ़ के हुक करने वालों में से थे। हमको नहीं पता कि आप कौन सा इंटरव्यू और इम्तिहान में फेल हुए हैं, पर हमको पता है कि आप उसका तोड़ निकाल लेंगे। यहाँ पर किसी भी चीज़ का सबसे पहले तोड़ आप ही निकालते थे। आपका तरीका ही हमेशा से हम लोगों का तरीका रहा है। ये लखनऊ जाकर आप पता नहीं कैसे बैकफुट पर आ गए, नहीं तो आप तो हाफ पिच पर जाकर हिट करते थे। हमारे लीडर तो आप थे। एक बात हम और बता दें आपको जो कोई नहीं बताएगा, आप सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, आप एक एक्सपेरिमेंट हैं। अगर आप सक्सेसफुल हुए तो आपके पीछे 50 लड़के गांव से भेजे जाएंगे आगे पढ़ने को, और अगर नहीं हुए तो 50 को हल बैल में नाद दिया जाएगा कि चलो करो चारा पानी। गुन्नू के चेहरे पर गंभीरता छाई हुई थी। उसने जो कहा था शायद उसमें कहीं उसके अपने सफल न हो पाने का मलाल भी छुपा था। राहुल और यादव ने शायद कभी गुन्नू का पिघला हुआ रूप नहीं देखा था,
इसलिए वे भौचक के आए हुए थे। माहौल में एक स्तब्धता छाई हुई थी। गुन्नू ने गहरी बात कही थी और उसके सम्मान में 2 मिनट की खामोशी जायज थी, पर जब माहौल ज्यादा गंभीर होने लगा तो मुझे लगा कि मुझे ही इससे हल्का करने की जरूरत है। आखिर मैं ही कभी इनका लीडर था। तो फिर गुन्नू, बुलाओ कल बछरावा वालों को और बाउंड्री थोड़ी और लंबी करवाओ, दौड़ाते हैं उनके फील्डरों को पूरे मैदान में। जे हुई न बात। गुन्नू के चेहरे पर जोश आ गया। माहौल में वापस खनक लौट आई। और ये डिफेंस का एसएसबी वगैरह मत दिया कीजिए, वो आपके लायक नहीं है, आप किसी और चीज के लिए बने हैं। सिबिल वगैरह देखिए, ललल उगचिक घम्मद घम्मद घम, काक पुक पुक, टे 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 काक पुक पुक। ब्राजील, ला 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 ला, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, लगता है जैसे सारे संसार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। डीजे विकी, डीजे विकी, वक्त है खूबसूरत, आहा, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, आहा, देखो क्या खूब जमी है, दूल्हे की भोली सूरत, आहा, सैया धाएं 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 हो, सैया धाएं 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 धाएं। ई साला गाना कौन चेंज किया? रोक तो साले डीजे को, आगे ही आगे भाग रहा है। दुल्हा का गाड़ी पीछे छूट गया। रोक सारे को, आहा चिकनिक चिकनिक चिकनिक, आहा चिकनिक चिकनिक चिकनिक, यारा नयो इश्क बीमारी, चंगी नयो इश्क बीमारी। हो जाएगी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले, आहा चिकनिक चिकनिक चिकनिक, आहा चिकनिक चिकनिक चिकनिक, काक पुक पुक, टे 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 काक पुक पुक। ब्राजील, ये साला फिर गाना कौन चेंज किया? एक बजने नहीं दे रहा है ठीक से। दद्दा, फोन बज रहा है आपका क्या? फोन, दद्दा फोन, क्या सुनाई नहीं दे रहा है? कोई रपट लिखा दो इसकी, कोई रोको दारू विस्की, ये हाथ में लेकर पिस्टल, हो जाता ज्यादा रिस्की, इसके आते ही खिसको, जो नाचे न ये नचा दे, ये करा दे, तमंचे पर डिस्को, तमंचे पर डिस्को, तमंचे पर डिस डिस डिस। कुछ नहीं, आपका फोन हमरे पास है, जनवा से पहुंच के ले लीजिएगा। ये राहुलवा कहाँ गया? अरे वो सबसे आगे नाच रहा है, द्वारचार तक नाचते हुए जाएगा। चुनरी 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 चुनरी, आजा न छूले मेरी चुनरी सनम, कुछ न मैं बोलूं तुझे मेरी कसम, आई जवानी सर पर मेरे, आई जवानी सर पर मेरे, तेरे पे क्या करूं जवानी तेरे हम आजा। देख रहे हैं दद्दा कैसे चुनरी चुनरी कर रहा है। सबसे ज्यादा डांस वहां करेगा जहां सब छत से झांक रही हैं, वहां लोट लोट के करेगा। 1-2 की चुनरी तो छू ही आएगा। आप नहीं करेंगे डांस? नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। वैसे भी हमरे दोनों हाथ में गोलू और भोलू हैं, इन्हें खाना खिल के सुला दें। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो। आहा, अरे दद्दा वहाँ कहाँ जा रहे हैं? समधी मिलन में माला पहनना है कि द्वारचार में गारी खा के न्यानम टिक्का करना है? मतलब आप इधर चलिए, अपनी लोगन की व्यवस्था इधर है। अरे यार ठीक किए जो वहाँ से लिए आए, इतना शोर था कि कान ही फटे जा रहे थे। कौन व्यवस्था? गुन्नू ने मेरी तरफ देखा, फिर 2 फीट नीचे गोलू भोलू की तरफ देखा। गोलू भोलू, कान बंद कर रे। दोनों वैसे ही आधी नींद में थे, कान बंद कर लिए। गुन्नू ने अपनी एक आंख बंद की और मेरे कान के पास मुंह लाकर बोला, अरे दुर्जनपुर की नचनिया है, बहुत कटीली औरत है, जहरीला डांस करती है, रसीली, जनवासे में व्यवस्था है, चलिए तो चलो। आज ये भी सही। रात गहरी हो गई थी। राहुल का डांस और गुन्नू का झूमता अंदाज अवगत करा रहे थे कि दोनों ने थोड़ी थोड़ी लगा ली है। शादी मंडप से दूर हम जनवासे की ओर लौट रहे थे। पीछे भड़कीले गानों की क्षीण होती झमक कानों में पड़ रही थी। सड़क खाली थी और अगल बगल पसरा हुआ हुहुआटा अंधेरा था। जहां बारात टिकाई गई थी वो खाली कराया गया खेत था। उसके पीछे नाच की व्यवस्था थी। गुन्नू के पैर डगमगा रहे थे। दद्दा, फोन बज रहा था, आपका कोई अननोन नंबर था। मैंने फोन उठाया। 8604। एक पल को सांस रुकी और आंखें मींच लीं। मैंने तुरंत अपना टोन बदला और रोष जताते हुए पूछा, फोन ऑन के हिस्सा हमार? अरे वही कोई गोलू भोलू माँ से के हिस रहा, गेम खेले ताई।
फोन में कोई गेम नहीं है मेरे, समझे? मैंने गोलू भोलू दोनों को घूरा कि झुंझलाहट पर गुन्नू को कुछ अटपटा लगा। उसने पता नहीं में कंधे उचकाए। मेरी आवाज मैसेज था, यार एक बार बात कर लो, लेट मी एक्सप्लेन। आई नो मैंने गलत किया। डोंट नो हाउ ऑल दिस स्टार्टेड। मैंने शशांक से अब बात करना भी बंद कर दी। डिलीटेड हिज नंबर, टॉक वंस यार। मैंने आगे के 2 मैसेज बिना पढ़े डिलीट किए और फोन वापस स्विच ऑफ कर दिया। सामने नाच हो रहा था। 2 24-25 साल की औरतें फूहड़ नृत्य कर रही थीं। पीछे लंबे बाल रखे 4-5 लोगों का ऑर्केस्ट्रा था। उसके पीछे शामियाना लगा था। सामने फोल्डिंग चारपाइयां पड़ी थीं। बीच में एक माइक का स्टैंड लगा हुआ था, जिसमें से माइक निकालकर एक नर्तकी ने अपने हाथ में ले लिया था। गा भी वह स्वयं रही थी, पीछे वाले सिर्फ बजा रहे थे और नोट गिन रहे थे। गाना ऑन पब्लिक डिमांड चल रहा था। दूसरी नर्तकी खटिया के पास जाकर कमर हिलो डांस कर रही थी। गांव के बुढ़ू लोग नहीं नहीं करके 11 और 21 रुपए निकाल रहे थे। घर में जिनसे सब्जी लाने के लिए पैसे नहीं निकलते, वह अधेड़ भी छैला बने हुए थे। मटक मटक के 50 के नोट वार रहे थे। गुन्नू के कदम यहीं से झूमने शुरू हो गए। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और शरीर झुलाते हुए कहा, दद्दा, ताज़ा सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि आपको दिल्ली भेजने का विधान है। फिर दूसरी तरफ किसी को इशारा करके बोला, कोल्ड ड्रिंक लेकर आ। अरे तू केवल ऋतुआ के फैलावा रायता है, ऐसा कुछ नहीं है, हम पूछे रहे मम्मी। हाँ, खबर पुख्ता है। फिर फोल्डिंग चारपाई पर बेहोश से पड़े 2 लोगों को लतियां कर, करे मैसी फर्गुशनवा, उठ रे। वो दोनों अपनी बेहोशी से चौंक के उठे। हाँ भैया। खाना वाना खाए? नहीं, कोटा फुल हो गया रहा गुन्नू भैया, अब सो रहे। उन्होंने पी चुके होने का इशारा किया। अरे नहीं, जाओ खाना खाओ और खटिया छकाओ, नहीं तो मिले ही न सोवे का। जाओ जाओ, जल्दी उठो। गुन्नू उनसे जबरदस्ती बतिया रहा था, उन्हें उनकी ही खटिया से उठाकर दूसरी ढूंढने को कह रहा था। वो हूँ करते हुए उठे, अपनी चप्पलें ढूंढने लगे। अबे चप्पल उधर है, और जाओ खाना खाओ, इनका दोनों को ले जाओ, खिला दो। गोलू भोलू, जाओ खाना खाओ और उधर से अनवांटेडवा को भेज देना, अगर उसकी लौंडियाबाजी खत्म हो गई हो। अरे खड़े का हाउ, जाओ जल्दी। और वो हारमोनिया वाले को भेज दो हमरे पास। हम दोनों उन चारपाइयों पर बैठ गए। गुन्नू ने अपना कोट उतारा और सामने वाली चारपाई पर फेंक दिया। फिर कोट वापस उठाया और उसका माल मसाला निकालकर शर्ट की जेब में लिया। सामने नाचने वाली ठाकुर के सामने नाच रही थी। तक टुडू टुडू, तक टुडू टुडू। अरे डारे कुवा माँ जाल डारे, कुवा माँ जाल डारे, सया हमरे बड़े शिकारी। कुवा माँ जाल डारे, कुवा माँ जाल डारे। गुन्नू ने अपने जेब से शीशी निकाली। अब इसके लिए मत रोकिएगा हमें, नींद न आती इसके बिना। उसने चेहरे पर सारा दर्द उड़ेल दिया। मैंने व्यंग्य भरी मुस्कुराहट दी, मुझे क्या फर्क है। तो हम क्या कह रहे थे कि सिर्फ ऋतुआ का बवाल नहीं है, सदन में आपके दिल्ली जाने का प्रस्ताव आ चुका है। इस बैठक में न सही, अगली बैठक में तो पारित हो ही जाएगा। ताऊ जी को तो जान ही रहे हैं आप, कोई भी मैटर बीटो कर देते हैं। ऋतुआ को भी नवोदय भेजने की बात हो रही है। साला घर को वृद्धाश्रम बना देंगे ये लोग। उसने खोपड़ी झटकी और रोष प्रकट किया। मेरा दिमाग कहीं और खोया हुआ था। दूसरे मैसेज में क्या रहा होगा? बिना पढ़े क्यों डिलीट कर दिया, अब क्यों कर रही है मैसेज? मैं सोच में डूबा हुआ था। सामने गुन्नू, सागर और मीना का पूरा इंतजाम बना चुका था। डिस्पोजेबल में मदिरा सज रही थी, दोने में हल्दीराम मसाला मिक्स का चखना भी सज चुका था। राहुल कब मेरे बगल आकर बैठ गया था, मुझे पता ही नहीं चला। रे अनवांटेड एक को मिली कि नहीं? अरे नहीं चच्चू, यहाँ के बिटिए बहुत एहसान फरामोश हैं। 1 घंटा उनके दुआरे पर पूरा नागिन हो गए, साला नोटिस ही नहीं किया कोई, बताए। मामले कैटापुल्ट हो गया। अफसोस में उसने आगे बढ़कर डिस्पोजेबल उठा लिया। गुन्नू ने उसे घूर कर देखा। उसने वापस रख दिया। गुन्नू ने अच्छा पी लो
का इशारा किया। उसने दांत चियारे, गटक गया। गुन्नू ने भी एक सांस में पूरा खींच दिया और गंदी डकार मारी। आह, ये दोनों जाम छलका रहे थे। मैं चखना में से मूंगफली बीन बीन कर खा रहा था। दोनों सुरूर में आते जा रहे थे। सामने जिस्म दिखाओ डांस चल रहा था। माहौल का नशा मुझ पर भी आ रहा था। मैं भी झूम रहा था। दोनों मई के खुमार में पद गरिमा सब भूल गए थे। दिल की बात अंदर से विशेषणों के साथ निकल रही थी। हारमोनियम वाला पंकज अलबेला गुन्नू के पास आकर खड़ा हो गया। जी भैया, अबे रसीली से कहो यहाँ नाचे, वहाँ बूढ़वन के बीच में क्या कर रही है। गुन्नू ने जेब से 10 की गड्डी निकालकर लहराए। अलबेला फौरन रफू हो गया। गुन्नू मस्ती में तबले की ताल पर खोपड़ी झुमका रहा था। टीटी टिगडिक टिगडिक टिगडिक, टीटी टिगडिक टिगडिक टिगडिक। उसने एक गिलास और झमकाया और मेरी तरफ एक आंख बंद करके देखा। सुना है, ठाकुर दूध मलाई सिंह आपसे बहुत नाराज हैं। उसने एक ताली मारी और बेहुदा हंसा। राहुल भी हंसा। अबे नाम तो ढंग से लो, बाप है हमरे। अब ज्यादा श्रवण कुमार न बनिए। बाप है हमरे, जब बीमारी अजारी में तड़पते हैं तब पैरासिटामॉल लाकर हम देते हैं, आप नहीं। आप तो व्हाट्सएप पर कह दिए, हेलो फादर हाउ यू, ही, यहाँ का सारा मैटर हम देखते हैं। क्या रे अनवांटेड, देखते हैं कि नहीं। हाँ, चच्चू आप ही देखते हैं। हाँ, आपको पता है दद्दा की ताऊ जी किसी शादी ब्याह में नहीं जाते हैं। पूछो काहे। उसने आंखें बंद करके 2-3 बार भौहें उचकाए। काहे से नी आपको बहुत उम्मीद से भेजे थे। कहीं जब जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि आपका लड़का क्या कर रहा है। अब उनके पास जवाब नहीं होता। थोड़ी देर तक गर्दन हिलाता रहा। कोई ये सब खोदे बीदे न, इसीलिए नहीं जाते। रसीली आ गई थी। पल्लू कमर में बांधे, होंठ दांतों में दबाए हुए, लहराती चाल, एक आंख बंद करके गुन्नू को आंखियों से गोली मारती हुई, ललल अरे सैया जी, सैया जी दिलवा मांगेला, गमछा बिछाई के हो, सैया जी दिलवा मांगेला, देबरी बुताई के। माइक पर अनाउंस हुआ। 100 रुपए की कद्रदानी पर मैं गणेश सिंह गुन्नू जी का शुक्रिया अदा करती धम। अगली फरमाइश है, जो बीच बजरिया की। अब रसीली राहुल के सामने नाचने लगी थी। राहुल उसे डांस में जबरदस्त टक्कर दे रहा था। गुन्नू ने एक गिलास और झमकाया, फिर मेरी तरफ देखा। सुबह से आपका मूड देख के लग रहा है कि कोनो हुस्न आशिकी का मैटर है। हुस्न आशिकी, हे, अरे वही प्यार व्यार का चुतियापा। हे, क्यों, तुम्हें कभी नहीं हुआ ये प्यार व्यार का चुतियापा? ना, कभी नहीं। एकदम बकवास बात। कोसों दूर से प्रणाम। गुन्नू ने गिलास ऊपर उठाकर प्रणाम कर लिया। राहुल नाच रहा था, फिर भी बात सुन रहा था। उसने मुझे उंगली से कोंचा। पूछिए, बहुत सीरियस मैटर है। उसने आंख मारी। चौपस साले दद्दा, अब हमरा प्यार सीधा गन्ने के खेत में होता है। फील्ड ड्यूटी, हे, जैसे वो अंग्रेजी पिक्चरिया में नहीं, वो जब हीरो हेरोइनी मस्तियाते हैं ना, तो एक दूसरे को फोन करते हैं ना, योर प्लेस और माइन। हे, वैसे ही यहाँ होता है, योर खेत और माइन। हा, उसने ताली मारी और जोर से हंसा। राहुल ने फिर कोंचा। पूछिए चच्चू, एलबीएस की ही रही, उसी के गम में है। चुप सारे, बीच में काहे टिपिया कर रहा है। दद्दा, एलबीएस नहीं, यही टपरा की थी। गुन्नू ने एक मुट्ठी चखना फांका और भखर चबाने लगा। कहानी क्या है गुन्नू? रसीली राहुल को घेरे में ले रही थी। जो बीच बजरिया तूने मेरी पकड़ी भैया, मैं सबको बोल दूंगी। ना, जब रात माँ कोई ना जागे, एयो सैया, मैं खिड़की खोल दूंगी। टना ना। दद्दा, कहानी कुछ नहीं है, बस शॉर्ट में बात इतनी ही रही। राहुल ने रसीली को दफा किया। चच्चू अभी देखिए, शेर सुनाएंगे। गुन्नू जमीन में देखता रहा, एक घूंट लिया, फिर नीचे ही देखते बोला। मुस्कुराती रही, इठलाती रही, मुस्कुराती रही, इठलाती रही, करती रही विनोद। हे, यही यादव के गांव की ही थी। गुन्नू ने एक घूंट और लिया। बिना घूंट लिए आगे की बात नहीं बोल पाएगा, तो दद्दा मुस्कुराती रही, इठलाती रही, करती रही विनोद, अंत में छोड़कर चली गई। हाहा मादर, हा, हे।
राहुल और गुन्नू एक फुहड़ हंसी में सराबोर हो गए। यादव सिटपिटा गया। फिर गुन्नू आंखें पोंछने लगा। ये क्या है गुन्नुआ, तू रो रहा है क्या? नहीं दद्दा, बिल्कुल नहीं। गुन्नू ने चटपट अपनी आंखें पोंछी, कहने लगा कि लाइए अपना मोबाइल दीजिए, हम वीडियो बनाएंगे। मैंने मोबाइल दे दिया। वो गया और रसीली को पकड़ लाया, मोबाइल राहुल के हाथ में दिया। लेट्स नाचो। ललर झूलने का झूला साजन तुझे मैं झुलाऊंगी, करूंगी गुलामी तेरे नखरे उठाऊंगी, अपने होठों का रस तेरे होठों पर राजा, कसम से घोल दूंगी टना ना ना। वीडियो शुरू हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सामने रजत दद्दा बैठे हुए हैं और उनके घेरे में रसीली नाच रही है। दद्दा खटिया पर से उठ नहीं रहे हैं। रसीली झुक झुक के बिजली गिरा रही है। बैकग्राउंड में हंसे पर देबे सौवा गीत शुरू हो चुका है, आनंद लीजिए। कैमरामैन अनचाहे गर्भ के साथ मैं संवाददाता गणेश सिंह गुन्नू। अभी थोड़ी देर पहले तक। टीना निंटिन। दद्दा, ये फोन आने लगा किसी का बीच में। किसका है? कोई आर्गुमेंट किंग लिख के आ रहा है। आर्गुमेंट किंग शशांक। पूरे 1 महीने बाद। समय देखा 11:15 हो रहे थे। मैं सो रहा था, वजह काम नहीं करेगी। लाओ फोन दो। फोन सुबह पटका जा चुका था। रिंगिंग आईसी चली गई थी। पूरी 1 मिनट 35 सेकंड चली कॉल में मेरी आवाज उस तरफ नहीं गई। उसे शायद मेरी बात सुननी भी नहीं थी। जो उसकी आवाज आ रही थी उसमें भी मुझे आधा ही सुनाई दिया। ललर समझाना हमका गोरी एरा गैरा नथु खैरा, चच्चा विधायक हमरे टरक चले ले 10 टेरा, आज से कोई मर गया मेरे लिए, कोई मर गया तुम्हारे लिए। ये केवल शशांक ही था जो रिश्ते को, मैं भी कोई बारात नहीं लेकर आया था इस दुनिया में, बस तुम दोनों। अब मैं तुम्हें ब्लॉक। फोन कट गया। मैंने वापस फोन किया, स्विच ऑफ हो चुका था। चढ़ल जवानिया में काहे तू पगल आयल बाटे, ई तोहरा किस्मत हमरा तोहरा पर दिल आयल बाटे, नफरत है मुझे अपने आप से। मैंने ही उसे अनफ्रंट कर दिया था। नफरत है मुझे अपने आप से। ला गड्डी दे रे गुन्नू। ललल हंसे पर देबे सौवा, ते चुम्मा पर 500, हजारा देबे गोरी, तू बैठ जाओ धरोवा चटाक। भाग यहाँ से, बंद कर इसको।